द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती इस परीक्षा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और बचे हुए समय में हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसी उद्देश्य के लिए आपका जो सेकंड पेपर है सामाजिक अध्ययन, उसके टोटल 100 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो सामान्यतः जो घरेलू बर्तन का प्रयोग करते थे वो किसके बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो घरेलू बर्तन होते थे वो किसके बने होते थे। अब देखिए विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में भी लिख सकते हैं अथवा आप अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। और पहले प्रश्न के लिए हमारा विकल्प सी वाला सही रहेगा। मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित जो बर्तन होते थे वो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ स्पीड में फटाफट सारे प्रश्नों को पढ़ना है और हमें आंसर बताते चलना है। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रमुख नगर थे जिनका नाम है लोथल और चंडूदड़ो। ये जो है ये इन दोनों जो नगर हैं इनके महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से थे। तो दूसरे प्रश्न में हमारा विकल्प मन का उद्योग विकल्प बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे प्रश्न के लिए विकल्प बी आपका सही है, यहाँ मन का उद्योग सही रहेगा। दिए गए विकल्पों में से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तीसरे नंबर में हमें जोड़ा मिलाना है, कौन सा क्षेत्र जो है किसका उपनिवेश था, इसी का जोड़ा मिलाना है। तो चलिए फटाफट जोड़ा मिला लेते हैं, विकल्पों को बाद में देखेंगे। तो पौंडीचेरी पर किसका कब्जा था। तो पौंडीचेरी पर सभी लोग जाते थे, फ्रांसीसी रहते थे यानी कि फ्रेंच। गोवा में पुर्तगाली रहते थे। ट्रावनकोर में कौन रहते थे, तो ये डेनिश यानी कि जो डेनिश लोग रहते थे। और मद्रास में लोग रहते थे, कौन से, डच का उपनिवेश था। तो ये जो मद्रास है ट्रावनकोर है, यहाँ बाद में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। तो आपका कौन सा विकल्प बन रहा है, 2 3 4 1 ये आपका क्रम बन रहा है। और 2 3 4 1 आपके पहले वाले विकल्प में ही दिया गया है। 2 3 4 1 पहले विकल्प में है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक संस्था थी भारत में जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहित्यिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। तो बताइए दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही हो सकता है। बाहर थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। आजकल अयोध्या में बहुत ज़्यादा एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथे नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। आपका विकल्प डी, भारत के युवाओं की शिक्षा में इसने विशेष योगदान दिया था, इसलिए दिए गए विकल्पों में विकल्प डी आपका सबसे उपयुक्त है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय जनता से किसने कहा था। ये कथन है, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। छठवें नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाया था, यानी कि अरविंद घोष की मदद किसने किया था अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो छठे प्रश्न के लिए आपका कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, सोच समझ के आंसर बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। आपका पहला विकल्प चित्तरंजन दास यहाँ पर सही रहेगा। सातवें नंबर चलते हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। तो सातवें नंबर में कौन सा सही रहेगा, तरगी ये मंगोल सेनापति का नाम है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है और वो किस उपनिषद में मिलता है, यही आपको बताना है। तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, उनका वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है। तो इसको हम लोग, इसका सही आंसर रहेगा जबालोपनिषद, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो भैया जो भगवती सूत्र है ये आप कन्फ्यूजन मत पालिएगा, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लिखित एग्रोनोमाई कौन है। तो एग्रोनोमोई कौन है जो कि मेगास्थनीज ने इनके बारे में लिखा है।
तो भैया 10वें नंबर में कौन सा एग्रोनोमोई जो होता था वो जिले का अधिकारी होता था, यानी कि वर्तमान समय में से जिलाधिकारी से तुलना हम लोग कर सकते हैं। तो 10वें का सी आपका विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। 11 नंबर पर चलते हैं और 11 नंबर में कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, यही क्रम हमें लगाना है। तो चलिए 11 नंबर में मलिक छज्जू का विद्रोह पहले होगा, उसके बाद बाजार नियंत्रण नीति आएगी, फिर सांकेतिक मुद्रा आएगी और फिर तैमूर का आक्रमण होगा, यानी 4 3 2 1 ये हमारा क्रम सही रहेगा। आप इन जो सारे पॉइंट दिए गए हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो डिटेल में जो भी आपके पास बुक हो, चाहे लूसेंट हो, चाहे अरिहंत हो, या फिर आपके पास परीक्षावाणी हो, कोई भी बुक हो, आप डिटेल में वहाँ से देख लीजिएगा। तो 4 3 2 1 आपका क्रम सही रहेगा और 4 3 2 1 विकल्प सी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है। किस राजा के समय कौन सा अंग्रेज यात्री आया था, यही यहाँ पर लिखा गया है और इसमें से एक हमारा गलत है। और गलत कौन सा है, अकबर के समय में सर थॉमस रो आए थे, ये वाला आपका गलत है। जो गलत है वही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन नगरों में कौन शासन करता था, तो राजा कौन होता था, हड़प्पाकालीन नगरों का राजा कौन होता था। तो हड़प्पाकालीन नगरों में जो शासन व्यवस्था है वर्तमान समय में वो अज्ञात है। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 14 नंबर पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको बताना है। कौन से नेता या कौन से व्यक्ति कहाँ से संबंधित हैं, यही यहाँ पर जोड़ा दिया गया है और इसमें से कौन सा गलत है। इलाहाबाद में कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद में कुंवर सिंह भैया नहीं थे, यानी कि विकल्प डी हमारा यहाँ पर गलत है और जो गलत है वही आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। दलित अधिकारों की सुविधा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी देखिए, बहिष्कृत समाज ऐसी नाम की कोई पत्रिका नहीं है, तो ये वाला पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है। बाकी की तीनों पत्रिकाएं अंबेडकर साहब की हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पर। संविधान की बैठकों और अनंतिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का क्या नतीजा था। तो लीग जो मुस्लिम लीग है उसके जो रवैये के क्या नतीजा था, यही आपको बताना है। विकल्पों को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। 16 नंबर में आपका क्या सही हो सकता है। तो 16 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही रहेगा। संविधान की बैठकों और अंतिम सरकार के प्रति लीग के रवैये का नतीजा ये था कि लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी जंग में कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। बहमनी साम्राज्य, ये आपके कर्नाटक और जो आपका हैदराबाद ये सारे क्षेत्र थे, यहाँ पर बहमनी साम्राज्य फेमस था। यहाँ में अफाकी लोग रहते थे, तो अफाकी लोग कौन थे यही आपको बताना है। तो 17 नंबर में कौन सा विकल्प आपका सही होना चाहिए, सोच समझ के आंसर बताइए। विकल्प बड़े बड़े हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। और आपका जो पहला वाला विकल्प है, ईरान, इराक, तुर्की एवं अरब देशों से आए हुए मुसलमान आप्रवासी को ही अफाकी लोग कहते थे। 18 नंबर चलते हैं। सिख गुरुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और ये 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए 10-15 सेकंड का टाइम लेके आराम से विकल्पों को पढ़ लीजिए और कौन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो भैया इसमें पहला वाला जो कथन है ये भी आपका बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला जो कथन है ये आपका बिल्कुल सही है, और ये वाला कथन आपका तीसरा वाला गलत है। पहला और दूसरा आपका सही है, यानी कि ये विकल्प डी में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें एक जोड़ा गलत है, जो गलत है वही आपको बताना है। तो ये किताबों के नाम लिखे गए हैं, उनको लिखने वाले राइटर का नाम दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। 19 नंबर में अबुल फजल ने क्या लिखा था, तबकात-ए-अखबरी लिखा था। ये वाला किताब बिल्कुल गलत है, ये इन्होंने नहीं लिखा था। बाकी के तीनों किताबें आपकी बिल्कुल सही हैं, यानी कि आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। 20 नंबर पर चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सबको पता है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राएं जो होती थीं उन्हें हम लोग क्या कहते थे। तो सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्राएं होती थीं उसे शहंशाह या संसब के नाम से जाना जाता था।
विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और किसके विरोध में इसे वापस किया था, यही आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति है या सभ्यता है उसके मोहरों पर नहीं मिलता है? 23 नंबर में आपका घोड़ा, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 24 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? तो 3 ऋण जो मनुष्य के बताए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। 24 नंबर का ये पुत्र ऋण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही रहेगा। सप्तपर्णी जो गुफा है ये कहाँ पर है? तो ये गुफा कहाँ पर भैया? ये गुफा आपके बिहार में है, यानी कि राजगृह में है। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? तो बांस, मणिपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, बांस के पेड़ अधिक हैं, यानी बांस का उद्योग जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट उद्योग है, कुटीर उद्योग है आपका कहाँ पर? मणिपुर में। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं वीडियो देखते देखते, क्योंकि यहाँ पर बकवास तो करना नहीं है, हमें सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। अन्य चैनल तो बहुत ही ज़्यादा बकवास करते रहते हैं, तो उस हिसाब से कोई काम नहीं करना है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बोरियत हो रही है तब भी पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि भैया परीक्षा पास करनी है। आप अगर किसी भी परीक्षा में आपको पढ़ने का मन ना लगे तो बस इतना सोच लीजिए कि आप अभी वर्तमान में किस कंडीशन में हैं। जो 5-6 हज़ार रुपया घर से मिल जाता होगा उसी से आपका गुजर बसर चलता होगा। घर वाले भी किस प्रकार से रुपया की व्यवस्था करके देते होंगे ये आप सब जानते ही हैं। यकीन मानिए 4600 पे ग्रेड का वेतन है जूनियर शिक्षक भर्ती का। 60,000 जब आपके खाते में आएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 60,000 रुपया बहुत बड़ी बात होती है महीने का कमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर दरोगा की जो पोस्ट होती है वो लोग 60,000 रुपया पाते हैं। 4200 पे ग्रेड है, आप दरोगा से भी ऊपर के पद की तैयारी कर रहे हैं। 4600 पे ग्रेड है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, नौकरी मिल जाएगी तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में वृद्धि का क्या तात्पर्य होता है? यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स चालू होता है और इकोनॉमिक्स के बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर बैंक दर में जो वृद्धि होती है वो निजी निवेश में कमी को दर्शाती है, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर हमारा 27 नंबर के लिए सही है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कच्चे माल की कमी। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ा होगा तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 29 नंबर पर चलते हैं। कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का निम्नांकित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो किसी वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो जाना और बेरोजगारी भी होना, तो ये किसका कारण होता है, यही आपको बताना है। तो ये कुल मांग में कमी का कारण होता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है सही रहेगा, ए आर वक्र आपका सही रहेगा। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाता है? तो सुनहरा सिद्धांत किसके बारे में बताता है? ये मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत इसके बारे में बताता है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलाभकारी क्या होता है? अलाभकारी के बारे में बताना है। तो 32 नंबर में कौन सा आपका सही रहेगा? 32 नंबर में सी वाला विकल्प सही रहेगा। प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात तथा विनिर्मित वस्तुओं का आयात, विकल्प सी। ये क्या होता है? ये अलाभकारी प्रक्रिया होती है किसके लिए? विकासशील देशों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया द्वारा अधिगम ये किसने बताया था? सॉरी, 1 मिनट का समय दीजिए, तब तक आप लोग आंसर बताते रहिए। तो भैया 33 नंबर में क्रिया द्वारा अधिगम ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत एरो महोदय ने दिया था। विकल्प बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। 34 नंबर चलते हैं। एक कथन है, कथन में क्या कहा गया है? उत्पत्ति ह्रास नियम तार्किक आवश्यकता का विषय है, किंतु उत्पत्ति वृद्धि नियम अनुभव जन्म तथ्य का विषय है। ऐसा किसने कहा था? तो इतना खतरनाक जो कथन है वो रॉबिन्सन ने कहा था। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। किंकड़ मांग मॉडल क्या बताता है? तो
ये एकाधिकार जो प्रतियोगिता होती है उसके बारे में बताता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 36 नंबर के प्रश्न पर। अल्पाधिकार में गुटबंदी हो जाने की संभावना कितनी होती है? तो ऐसी संभावना बहुत अधिक होती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। दुष्चक्र का तर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दिखाता है? तो दुष्चक्र का जो तर्क है किसके बीच में संबंधों को दिखाता है? ये उत्पादकता और आय के बीच में संबंधों को प्रदर्शित करता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने वाली संस्था का क्या नाम है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP बनाती है। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे आपके 39 नंबर में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो 39 नंबर में जो आपका पहला वाला कथन है ये आपका सही है, दूसरा वाला गलत है, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कथनों को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला दिया गया है, आपको ये फार्मूला बताना है कि ये फार्मूला किसने दिया था, किस विद्वान ने दिया था। तो ये फार्मूला 2 लोगों ने, काव और डगलस, ये 2 लोगों ने मिलकर किया था, यानी ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पर। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लाभ पर आधारित होता है? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा एडम स्मिथ ने कहा था। विकल्प ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 42 नंबर में कथन और कारण वाले आपके प्रश्न हैं। तो कथन में लिखा गया है व्यापार चक्र अनुभव सिद्ध यथार्थ है, और कारण लिखा है 9 परिवर्तन के कार्य हैं, यानी कि कुल मिला के घुमा फिरा के आपको आंसर दिया गया है। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ए है ये भी सही है, जो आर है ये भी सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर नहीं करता है। इस प्रकार इस दिए गए कथन में इस दिए गए प्रश्न में विकल्प आपका बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये दिया गया प्रश्न बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। किस वक्र को छोड़कर सभी वक्र यू आकार के होते हैं? तो कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? उसका नाम है AFC वक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है। आर्थिक विकास में किसका महत्व होता है ये आपको बताना है सुम्पीटर के अनुसार। तो नव परिवर्तन, यानी कि नए नए जो उद्योग धंधे लगते हैं, लगाने वाले लोग होते हैं, उनका विशेष महत्व होता है आर्थिक विकास में। विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। 45 नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स के आपके पास कम से कम 10-15 प्रश्न हो चुके हैं। आपके 100 प्रश्न आएंगे और लगभग 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो मान के चलिए लगभग 15-15 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट से आने वाला है। तो और यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स दिया गया है थोड़ा सा खतरनाक लेवल का दिया गया है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट छोड़ के चले जाइए, पर आपकी हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। कुछ आपके परीक्षा में इजी प्रश्न आएंगे, कुछ परीक्षा में कठिन प्रश्न आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बच्चों वाले प्रश्न आपको आ जाएं जिसको करके आप अध्यापक बन जाए। तो समझ लीजिए 4600 पे ग्रेड की जॉब है, कुछ इतना रिस्पेक्टेड जॉब आप करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कठिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 45 नंबर आपका प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। इसका विकल्प क्या होगा? इसका विकल्प आपका 1 मिनट हाँ 45 नंबर में विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न आप लोगों ने देख ही लिया होगा। 46 नंबर चलते हैं। अवसर लागत जो आपका वक्र होता है की मान्यता है कि, तो ये किसके बारे में बताता है? अवसर लागत वक्र किसके बारे में बताता है? तो ये विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। वस्तु कीमत तथा लागत का अनुमान उसकी श्रम मात्रा से लगाया जा सकता है। ये अवसर लागत वक्र की विशेषता होती है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। उत्पादन बढ़ता है तो औसत कुल लागत योम औसत परिवर्तनशील लागत, तो औसत परिवर्तनशील लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है यदि उत्पादन बढ़ता है तो। 47 नंबर पर आपका क्या होगा? घटता है। औसत परिवर्तनशील जो लागत होती है वो घटती है 47 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पर। किस सिद्धांत के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय द्वारा लोगों की कार्य क्षमता तथा बचत क्षमता पर जो प्रभाव पड़ता है उसे मापा जाता है?
तो उसे कैसे मापा जाता है? उत्पादन प्रभाव के अंतर्गत मापा जाता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर पर चलते हैं। भारत में सार्वजनिक व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है वो कौन रखता है? तो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आधे सफ़र हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आधा सफ़र अभी बाकी है। इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो चुका है। अब आते हैं अपने ज्योग्राफी पर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताना है 50 नंबर में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? जरा बताइए भैया, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे जो आपका 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपके तीन कथन दिए गए हैं। आपको बताना है इन तीनों कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं और इसका विकल्प कहाँ है, नीचे है। पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर हम लोग कथनों को ध्यान में देखते हैं। विकल्प भी देख लेते हैं। हाँ, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये जो आपका दूसरा वाला है और ये जो आपका तीसरा वाला, ये दो कथन आपके सही हैं। पहला वाला गलत है। दूसरा और तीसरा कहाँ पर सही दिया गया है? दूसरा तीसरा आपका 52 नंबर में विकल्प बी में सही दिया गया है, यानी कि विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टानों से बनते हैं? तो बलुआ पत्थर जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों से बनते हैं। अगले 54 नंबर में आपको जोड़ा मिलाना है। कौन सा पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है, यही आपको बताना है। अब देखिए, कभी कभी इस प्रकार का जो प्रश्न आएगा, इसमें आपके चारों विकल्प आपको पता नहीं रहेगा, जोड़ा ना आप मिला नहीं पाएंगे। तो जो आपको आता है पहले उसका जोड़ा मिला लीजिए। जैसे कि हमें बिंद पता है, बिंद भारत में है, तो बिंद अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये तो पता ही है। तो तीसरे का चौथा किसी विकल्प में है अथवा नहीं है, इसको देख लीजिए। तो तीसरे का चौथा सिर्फ विकल्प बी में है। ठीक है, तो यानी कि अगर सिर्फ एक या दो आपको पता हो तो भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको पहले जोड़ा हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, आंसर तो हमारा आ चुका है, लेकिन अब हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं। तो आल्पस पर्वत किसका उदाहरण है? आल्पस पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। बेस्चेज किसका उदाहरण है? ये भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है। बिंद आपको बता ही दिया गया है। अवशिष्ट और फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी है। तो कुल मिला के आपका 3, 1, 4, 2 जो कि ये जोड़ा बन रहा है और जो कि आपने आंसर निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति किन फसलों के उत्पादन से संबंधित थी? तो सबको पता है हरित क्रांति में धान और गेहूं का उत्पादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो चलिए बताइए भैया, बागवानी कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? ये आपको सारे विकल्प लिखे गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा बहुत आपको आंसर दे देना है। चाय, रबड़, नारियल का हुआ, ये आपकी बागवानी फसल हैं। 56 नंबर में हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ये महासागरीय धाराएं हैं, इसको पढ़ लीजिए और बताना है कौन ठंडी धाराएं हैं। तो कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं यही आपको बताना है 57 नंबर के प्रश्न पर। तो दूसरे नंबर में कैलिफोर्निया ठंडी धारा है और कैलिफोर्निया और फॉकलैंड ये ठंडी धाराएं, यानी 2 और 3 आपकी ठंडी धाराएं हैं। तो ये कहाँ पर है? विकल्प बी में है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पर। निम्नलिखित महासागरीय जीव का गहराई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो यानी कि हम महासागर में जिस प्रकार अंदर जाएंगे, गहराई के नीचे जाते रहेंगे, उस प्रकार से कौन कौन से जीव पाए जाते हैं यही आपको बताना है। तो कुछ खतरनाक लेवल का प्रश्न है। यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इन अगर जीवों के बारे में जानना हो तो सारे डिटेल में किसी बुक से इसको आप देख लीजिएगा। 59 नंबर पर चलते हैं। आपको बताना है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 नाम आपको दिए गए हैं और जो अल्पाई यानी आल्पस वाले क्षेत्र हैं, आल्पस पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, 59 नंबर में आपका क्या आंसर होना चाहिए? तो सिल्वर और फर पाया जाता है आल्पस क्षेत्र में, अल्पाई क्षेत्रों में। ठीक है, और पाइन भी पाया जाता है और आपका वर्च भी पाया जाता है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 आपका विकल्प सही रहेगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बुक्सा टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र है ये किस राज्य में है? तो ये भैया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कारकों पर विचार करिए और आपको बताना है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये 4 कारक लिखे गए हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें आपको बताना है कि महासागरीय धाराओं को कौन कौन से प्रभावित करते हैं।
तो महासागरीय धाराओं को पृथ्वी का आवर्तन भी प्रभावित करता है, ठीक है, वायु दाब और हवा भी प्रभावित करता है, और महासागरीय जल का घनत्व भी प्रभावित करता है। तो कुल मिला के 1, 2, 3 ये क्या करते हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यानी कि विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल सही रहेगा। चलिए 62 नंबर चलते हैं। जो महासागरीय धारा शेष से भिन्न है वह कौन है, यानी कि ये 4 धाराएं लिखी गई हैं, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सी है। तो महासागरीय धाराओं के आप देख रहे हैं प्रश्न बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं डिटेल में, भैया इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा विकल्प जो सही रहेगा पेरुवियन धारा बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। ओजोन परत का अगर विनाश हो जाता है तो कौन सा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये परावैंगनिक किरणों, ओजोन परत का विनाश हो जाएगा तो परावैंगनिक किरणें आएंगी, और परावैंगनिक किरणों से कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 64 नंबर के प्रश्न पर। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाने वाली मिट्टी को हम लोग बातोड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न तो हमारा गलत होना नहीं चाहिए, यहाँ पर हम उसको कहेंगे घूर्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय कहाँ से सुनिश्चित करते हैं। तो अधिकांश देश अपना मानक समय कहाँ से मानते हैं, तो देश के मध्यवर्ती देशांतर रेखा से मानते हैं, विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा हाई लेवल का ये प्रैक्टिस सेट है, मतलब आप थकिएगा नहीं, थोड़ा सा परेशान भी मत होइए, बस देखते रहिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहा जाता है। तो जन्म स्थल किसे कहते हैं भैया, अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहा जाता है, विकल्प सी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं। तो भैया सबको पता है रिएक्टर पैमाने से नापते हैं, क्लियर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, दिए गए विकल्पों में से। तो दिए गए विकल्पों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठारों में पाए जाते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में। आगे अगले प्रश्न में आपके 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए ये आपका कथन है और ये उसका कारण है, बताइए कौन। कथन में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त हो, यानी कि ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है कथन। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है, और ए और आर दोनों सही है, और ए उसका स्पष्ट कारण बता रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ऐसे प्रश्न तो आपको रट गए होंगे, राजेंद्र प्रसाद हमारा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो अध्यक्ष की जो लोक लेखा समिति होते हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, विकल्प सी 73 नंबर के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो इसमें सोचना समझना है ही नहीं, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश यहाँ पर नंबर 1 पर है। 75 नंबर पर चलते हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। तो हिंदी में जो मतलब प्रकाशित हुआ था वो किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था, 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा ऐसा किया गया था, विकल्प भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो राजकीय स्वीकृति से मिली थी 18 जुलाई 1947, यानी कि भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है इसे सरकारी मान्यता कब मिली थी, 18 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है, ये कहाँ पर किया गया है। तो सबको पता है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो जरा पढ़िए और बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं।
79 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? तो ग्राम पंचायतों की जो इनकम होती है वो किसके द्वारा नहीं होती, यही आपको बताना है। कृषि पर ग्राम पंचायत कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 80 नंबर चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को देश की अदालतों के लिए जजों के चयन से संबंधित कानून को अधिसूचित किया था? तो ऐसी व्यवस्था कब किया था? 13 अप्रैल 2015 में किया था। आपका विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 81 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था आरंभ किया था? तो दिए गए विकल्पों में से पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? सबसे पहले राजस्थान ने किया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया था। तो विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। 82 नंबर पर चलते हैं। ये खाली स्थान है, इसमें बताना है किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई थी? तो 82 नंबर में आपका भारत सरकार अधिनियम, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 83 नंबर के प्रश्न पर। धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में सभी लोग जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना में से जोड़ा गया है। अब आपको बताना है कि इससे संबंधित कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द से संबंधित ये 4 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा आपका सही है? तो इसमें पहला 1986 में से जोड़ा गया और तीसरा ये 42वां संविधान संशोधन था, यही दोनों आपके सही हैं, यानी कि पहला और तीसरा विकल्प बी में आपका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों से संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए हैं और इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होगा समाचार पत्रों के बारे में? जरा पढ़िए भैया। तो समाचार पत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के आर्टिकल 19 के फर्स्ट के काम में किया गया है। प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता के लिए किया गया है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसी से संबंधित आपका समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 के फर्स्ट के काम में किया गया है। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? कोई सांसद योग्य है अथवा नहीं है, इसका निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करती है, यही आपको बताना है। संसदीय समितियों के माध्यम से, पहला वाला विकल्प यहाँ पर हमारा सही रहेगा। 87 नंबर पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो ये 2 कथन दिए गए हैं, इसमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताना है कौन सा आपका सही है, और यहाँ पर विकल्प आपके नीचे लिखे गए हैं। पहले इसको पढ़ लीजिए, बाद में विकल्पों को देखिएगा। तो केंद्र और राज्य के बारे में जो आपका पी लिखा गया है ये भी सही है, और जो क्यू लिखा गया है ये भी सही है, यानी कि दोनों सही हैं। दोनों कहाँ पर है? दोनों आपके लिखे गए हैं विकल्प ए में। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए? तो पंचायत भंग होने के 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वो 5 वर्षों में किया जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। 90 नंबर में लोकसभा चुनाव के बारे में आपके 2 कथन दिए गए हैं, और दोनों कथन में आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। विकल्पों को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका पहला कथन है ये भी सही है, जो दूसरा कथन है ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन आपके सही हैं। दोनों कहाँ पर दिए गए हैं? विकल्प बी में दिए गए हैं, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसका गठन से संबंधित यहाँ पर आपके 1 2 3 4 कथन दिए गए हैं। ये चारों कथनों में कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। तो कुल मिला के 3 ही पढ़ लीजिए, तीनों में आपको आंसर मिल जाएगा, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल सही रहेगा। इस संगठन की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, तो बी वाला विकल्प हमारा दिए गए विकल्पों में बिल्कुल सही है। अब 92 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो हरित जलवायु कोष के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला वाला कथन इसमें गलत है, यानी कि जो गलत है वही हमारा आंसर सही है। बाकी के सही विकल्प आपके बी, सी और डी वाले हैं। तो पहले का आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ओजोन परत कहाँ पर है?
तो ये तो प्रश्न पढ़ते पढ़ते रट गया होगा आपको। समताप मंडल में ओजोन परत है। 94 नंबर में अब देखिए, आप लोग किसके अध्यापक बनने वाले हैं? सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापक बनने वाले हैं, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, यही सब जाके कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो एक्सीड पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट में 2-4 प्रश्न आपके शिक्षण संबंधी दिए गए हैं, क्योंकि सुपर टेट में और यूपी टेट में शिक्षण संबंधी प्रश्न आते हैं, लेकिन सिलेबस में तो आपको ये लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर जो 94 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए और इन प्रश्नों को आराम से बैठ कर लगा लीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 95 नंबर में, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका 96 नंबर का क्वेश्चन भी शिक्षण से संबंधित है, 97 भी शिक्षण है और 98 भी आपका शिक्षण से ही संबंधित है। चलिए, लोकतंत्र की बात हम लोग बात नहीं करते हैं और सामाजिक अध्ययन विषय की बात भी नहीं करते हैं। तो इसमें आंसर शीट दी गई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से जो भी प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इन टोटल 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये चैनल आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे करके एक बड़ा यूट्यूब चैनल बना सकें। आप सभी लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।